अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, कल हमारी डिस्कशन मार्जिनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे चल रही थी और शायद हमने 2 क्वेश्चन आखिरी कल क्वेश्चन 4 और 5 कंप्लीट कर लिए थे। तो कोई इशू जी मार्जिनल एब्जॉर्प्शन के चैप्टर से? अच्छा जी, जैसे हमने कल बात की थी, आज हमें एक नया चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना है इन्वेंट्री मैनेजमेंट का। दिस इज चैप्टर नंबर 7। ये चैप्टर हमारे पास मैनेजमेंट अकाउंटिंग के एरिया से है। हमने इससे पहले मैनेजमेंट अकाउंटिंग का कोई चैप्टर पढ़ा है? हमने अभी तक पढ़े हैं चैप्टर बेसिक कॉस्ट एंड इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जिसमें कॉस्ट बिहेवियर्स क्लासिफिकेशन की बात की थी। दैट इज कॉस्ट प्राइमरली कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए यूज़ हुए। बहरहाल उसमें जो कॉस्ट बिहेवियर है वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में भी अप्लाई होते हैं, बट एनीवेज वो इंट्रोडक्शन था। टॉपिक्स वाइज जो हमने पढ़ा, इन्वेंट्री वैल्यूएशन है, कॉस्ट अकाउंटिंग, ओवरहेड्स है, कॉस्ट अकाउंटिंग, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, लेबर कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मार्जिनल एब्जॉर्प्शन, कॉस्ट अकाउंटिंग। ये सारे चैप्टर हमने अभी तक जो पढ़े हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के हैं, जिसमें हमने प्रोडक्ट की कॉस्ट कैलकुलेट करना और उस कॉस्ट के मुताबिक लास्ट चैप्टर में प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट करना कॉस्टिंग सिस्टम्स को लेके हमने अभी तक कॉस्ट अकाउंटिंग पे बात की। यह पहला चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग पे है। आगे हम इसी तरह कभी कॉस्ट अकाउंटिंग, कभी मैनेजमेंट अकाउंटिंग के चैप्टर होंगे, लेकिन आगे ज़्यादातर चैप्टर बाय द वे अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग के आने वाले हैं। कुछ कॉस्ट अकाउंटिंग के चैप्टर भी आएंगे, लेकिन अब ज़्यादातर चैप्टर मैनेजमेंट अकाउंटिंग के एरिया से आएंगे। कॉस्ट अकाउंटिंग में एक जो आप कह सकते हो आपके लिए आसानी रही अभी तक, कि आप में अक्सर जो क्वेश्चंस हैं वो हमने स्टैंडर्ड फॉर्मेट पे उनको हल किया हुआ है। जैसे अभी पिछला चैप्टर मार्जिनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के पीएनएल बनाए, स्टैंडर्ड फॉर्मेट से मार्जिनल कॉस्टिंग के 2, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का 1, जितने सवाल है उसी पे चलते रहे। रिकन्सिलिएशन स्टैंडर्ड फॉर्मेट से 2, कोई ना कोई एक लगेगा। इससे पहले ओवरहेड्स पे चले जाएं, एलोकेशन, अपोर्शनमेंट, रीअपोर्शनमेंट, साइमल्टेनियस इक्वेशन, एब्जॉर्प्शन रेट, ओवर एंड एब्जॉर्ब, डबल एंट्री, डेबिट क्रेडिट, एक सेट फॉर्मेट पे क्वेश्चन हैं जो हमने देखे। देन इन्वेंट्री वैल्यूएशन, FIFO एवरेज स्टैंडर्ड फॉर्मेट से। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में काफ़ी हद तक चीज़ें आपकी, क्योंकि बहरहाल एक अकाउंटिंग की एक ब्रांच है और अकाउंटिंग टिपिकल रिकॉर्ड, हिस्ट्री का रिकॉर्ड रखने वाली अकाउंटिंग की ब्रांच है, तो उसमें आपको काफ़ी हद तक फॉर्मेट्स मिल जाते हैं, जैसे आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग में फॉर्मेट्स इस्तेमाल करने के आदी हो। लेकिन जब हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग पे मूव करेंगे तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हमें फॉर्मेट्स के ऊपर रिलेटिव टर्म में बहुत ज़्यादा वैरायटी खुद जनरेट करनी पड़ेगी। हमें हर सवाल पे एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट फिट होता नहीं नज़र आएगा। हमें एक ही टॉपिक के 2 सवाल हैं, दोनों को हो सकता है डिफरेंट फॉर्मेट्स में हमें करना पड़े। तो बी प्रिपेयर्ड। ऑल्दो मैनेजमेंट, ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट का जो पहला चैप्टर है, इसमें बहुत ज़्यादा हमें वैरायटी या कॉम्प्लेक्सिटी नज़र नहीं आने वाली। ये रिलेटिवली एक सिंपलर टॉपिक है, सिर्फ मैनेजमेंट अकाउंटिंग का फ्लेवर देने के लिए आपको, कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग कॉस्ट अकाउंटिंग से फ़र्क कैसे होने वाली है, उसका फ्लेवर देने के लिए। लेकिन जैसे जैसे आगे चलेंगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग के ज़्यादा टॉपिक पढ़ेंगे, हम थोड़े से एडवांस टॉपिक पढ़ेंगे, तो उनमें जो फॉर्मेट्स हैं वो तकरीबन ख़त्म हो जाएंगे। बट हमारे लिए कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नाम की कोई चीज़ नहीं रहेगी, सिर्फ असूल रहेंगे हमारे सामने, और उन असूलों के मुताबिक हमें फॉर्मेट फिर खुद अक्सर सोच के बनाना पड़ा करेंगे। अच्छा जी, स्टार्टिंग विद इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ये बात मैं बार बार आपको कहता आ रहा हूँ, हमारे लिए हर चैप्टर ही तकरीबन अहम है, हर चैप्टर में से हमें सवाल मिलने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं हमें इन्वेंट्री मैनेजमेंट का जो चैप्टर है उसमें से मॉडल पेपर में 13, स्प्रिंग में 8 और ऑटम में 18 मार्क्स से 2 क्वेश्चन बाय द वे आए थे, एक 8 नंबर का, एक 10 नंबर का। तो इस चैप्टर में से 2 क्वेश्चन रिसेंट टाइम में आए, एक क्वेश्चन, और शायद यहाँ पे भी ये एक से ज़्यादा क्वेश्चन मुझे लग रहा है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन ये भी एक से ज़्यादा क्वेश्चन है, क्योंकि इन्वेंट्री मैनेजमेंट में आपको नॉर्मली एक क्वेश्चन 8-10 नंबर तक ही मिलता है। तो बहरहाल मार्क्स हम देख सकते हैं कि 8 से लेकर 18 तक मार्क्स टेस्ट हो चुके हैं। तो वी नेवर नो अगले हमारी आने वाली टाइम में हमें कितने मार्क्स टेस्ट होते हैं, बट
दैट कैन बी सब्सटैंशियल, और उसमें एक या दो सवाल हमें हिस्ट्री बताती है आ सकते हैं। मैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग का थोड़ा दोबारा आपको अगर रीकैप दे दूं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग कॉस्ट अकाउंटिंग से फ़र्क कैसे है। कॉस्ट अकाउंटिंग में हमने पढ़ा था, हम सीखते हैं कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट का रिकॉर्ड रखना, कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट कैलकुलेट करना, हम ये सीखते हैं। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हमने कहा था हम सीखते हैं ऐसे टूल्स जिनकी मदद से हम बिजनेस डिसीजन ले सकें, कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने के लिए। कॉस्ट को कंट्रोल करने से मुराद कॉस्ट को कम करने के लिए कोई हम डिसीजन ले सकें, क्योंकि हम कॉस्ट को अगर कम करेंगे तो बिजनेस के प्रॉफिट्स हमारे बढ़ जाएंगे। सो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम बिजनेस डिसीजंस लेने की बात करते हैं, जिनमें से एक एरिया बिजनेस डिसीजंस है कॉस्ट को कंट्रोल करना, ताकि हम प्रॉफिट्स को बढ़ा सकें। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट में हमें सीखना क्या है? टू मिनिमाइज रॉ मटेरियल इन्वेंट्री रिलेटेड कॉस्ट ऑन एन एनुअल बेसिस while maintaining it at appropriate level। आप कोई भी कारोबार करें, स्पेशली व्हेन यू आर इन ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, बिजनेस के लिए इन्वेंट्री इज अ मस्ट। इन्वेंट्री क्या है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री हम बात करके आए हैं पिछले चैप्टर में। टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री याद है किसी को? कौन कौन सी? रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस, फिनिश गुड्स, स्टोर्स एंड स्पेयर। तो ये इनको हम इन्वेंट्री कहते हैं। और यहाँ पे उसी इन्वेंट्री की मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं कि बिजनेस करने के लिए आपको इन्वेंट्री की ज़रूरत है, लेकिन इन्वेंट्री अपने पास रखना इट कॉस्ट यू। देयर आर सर्टन कॉस्ट जो कि आपको इन्वेंट्री अपने पास रखने से पड़ेंगी। वो कॉस्ट क्या क्या है? दीज आर द 4 कॉस्ट। अभी मैं इनको डिटेल में बताता हूँ। इन्वेंट्री को अपने पास रखना विल कॉस्ट यू, और इन्वेंट्री रखना भी ज़रूरी है। ऐसा भी नहीं हो सकता हम इन्वेंट्री ना रखें। अगर हम फिनिश गुड्स नहीं रखते अपने पास तो कस्टमर हमसे चीज़ खरीदने आएगा, हम उसको दिखाएंगे क्या? कस्टमर को दिखाने के लिए फिनिश गुड्स होना ज़रूरी है। अगर हम अपने पास रॉ मटेरियल नहीं रखते, कस्टमर हमारे पास आके ऑर्डर प्लेस करता है तो हम उसको टाइमली प्रोडक्शन करके ऑर्डर नहीं दे पाएंगे। अगर कस्टमर हमें ऑर्डर दे के जाए और हम कहेंगे अच्छा जी हम रॉ मटेरियल मंगवाते हैं, फिर आपके लिए प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे तो उसमें तो 10 दिन लग जाएंगे, तो 10 दिन सब्र करें। वो कहेगा जी 7 वाला मुझे 3 दिन में दे रहा है ऑर्डर, तो मैं उसको ऑर्डर देता हूँ, उसके पास तो रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है, आपने कराची से मंगवाना है। तो इसका मतलब रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स रखना भी हमारी मजबूरी है, रॉ मटेरियल रखना भी हमारी मजबूरी है, और कस्टमर्स के ऑर्डर प्रोडक्शन में भी चल रहे होते हैं, तो वर्क इन प्रोसेस भी हमारी मजबूरी बन गई। सो इन्वेंट्री रखना हमारी मजबूरी है। लेकिन इन्वेंट्री को अगर आप रखते हैं अपने पास तो इन्वेंट्री रिलेटेड देयर आर सर्टन कॉस्ट जो आपको इनकर करनी पड़ती हैं। इन्वेंट्री मैनेजमेंट में हमने जो चीज़ सीखनी है, ये उसका ऑब्जेक्टिव नज़र आ रहा है कि इन्वेंट्री रखना तो ज़रूरी है हमारे लिए अपनी ज़रूरत के मुताबिक, लेकिन हमारी कोशिश होगी कि हम इन्वेंट्री रिलेटेड कॉस्ट को सालाना बेसिस पे कम से कम रखें, ताकि हमारे सालाना प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो। इन्वेंट्री मैनेजमेंट में हम सीखेंगे इन्वेंट्री रिलेटेड कॉस्ट क्या क्या हैं, और उन इन्वेंट्री रिलेटेड कॉस्ट को हम कम से कम कैसे कर सकते हैं। आने वाले साल में अगर हम इन्वेंट्री रिलेटेड कॉस्ट को कम से कम करना चाहते हैं तो व्हाट आर द पॉसिबल स्टेप्स दैट वी शुड टेक नाउ, व्हाट आर द स्पेसिफिक डिसीजन दैट वी शुड टेक नाउ, ताकि हमारी आने वाले सालों में, आने वाले महीनों में इन्वेंट्री रिलेटेड कॉस्ट कम से कम रहे। अच्छा जी, जिन कॉस्ट को हमने डिस्कस करने हैं, जिन कॉस्ट को हमने कम से कम करने की कोशिश करनी है, वो है जी 4। परचेज कॉस्ट, प्राइस दैट वी पे टू सप्लायर। हम इन्वेंट्री खरीदते हैं, इन्वेंट्री को इस्तेमाल करते हैं, तो इन्वेंट्री कॉस्ट में एक सबसे बड़ा जो कंपोनेंट होता है वो परचेज कॉस्ट का है, द प्राइस दैट वी पे टू सप्लायर। सेकेंड इज री ऑर्डर कॉस्ट। रीऑर्डर कॉस्ट, जब भी आप सप्लायर से इन्वेंट्री खरीदते हैं, इन्वेंट्री ऑर्डर प्लेस करने की कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट हो सकती हैं, और फिर ऑर्डर के अगेंस्ट जो माल सप्लायर आपको भेजता है उसकी कैरिज इनवर्ड, उस ऑर्डर से रिलेटेड, इसको भी हम रीऑर्डर कॉस्ट कहते हैं कि जब भी आप ऑर्डर प्लेस करोगे सप्लायर को तो आपको एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर वो भी पे करनी है, और आपको
कैरिज इनवर्ड्स, लोडिंग अनलोडिंग, ये सारी आपकी रीऑर्डर कॉस्ट में शामिल होती हैं। जो सप्लायर को ऑर्डर प्लेस करने से लेके सप्लायर से गुड्स आपके गोदाम में पहुंचने तक की जो कॉस्ट हैं वो रीऑर्डर कॉस्ट की मद में शामिल की जाती हैं। कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग, ऑर्डर प्लेस करने की क्या खर्चा होता है वो आम रूटीन में तो हमें समझ नहीं आता, लेकिन शायद हम कुछ डिस्कशन कर चुके हैं एलसी के ऊपर की भी बात। डू वी नो एलसी? लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है वो? अगर आप फॉरेन किसी सप्लायर से मटेरियल खरीदना चाहते हैं तो दे नीड बैंक गारंटी कि भाई वो फॉरेन सप्लायर आपको माल भेजेगा तो आप पेमेंट कर पाएंगे। इसके लिए वो लेटर ऑफ क्रेडिट डिमांड करते हैं। लेटर ऑफ क्रेडिट बेसिकली कस्टमर की तरफ से ऑर्डर होता है सप्लायर को विद पेमेंट गारंटी फ्रॉम द बैंक। लेटर ऑफ क्रेडिट समझे परचेज ऑर्डर है मेरा, अगर मैं कस्टमर हूं, मेरे बैंक की पेमेंट गारंटी के साथ सप्लायर को जाता है। मेरा बैंक सप्लायर को कहता है कि भाई आप कस्टमर को माल दो उसके ऑर्डर के मुताबिक, पेमेंट गारंटी बैंक की। इसको हम लेटर ऑफ क्रेडिट कहते हैं एंड इट इज अदर कॉस्ट। सो इसको हम कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर। मैंने अगर कोई ऑर्डर देना है फॉरेन सप्लायर को तो मुझे लेटर ऑफ क्रेडिट के थ्रू ऑर्डर देना पड़ेगा और उसमें बैंक मुझसे फीस लेता है, और बैंक की फीस है जी 10,000 पर ऑर्डर। अब मैं 50 यूनिट का ऑर्डर दूं या 100 यूनिट का ऑर्डर दूं, बैंक की फीस री ऑर्डर, जब भी नया ऑर्डर देना है मुझे कॉस्ट पड़नी है। सो री ऑर्डर कॉस्ट में एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर भी आती है, और गुड्स को अपने गोदाम तक लाने में जो खर्चे हैं जिसमें ट्रांसपोर्टेशन भी आ जाती है वो भी हमारी री ऑर्डर कॉस्ट का हिस्सा है। देन देयर इज इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट। इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट से मुराद आप जब इन्वेंट्री बाय कर लेते हैं तो इन्वेंट्री को अपने पास होल्ड करने की कॉस्ट। इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट में देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ कॉस्ट विच कैन बी कंसिडर्ड देयर। बल्कि मैं ये लिस्ट ऑफ द कॉस्ट आपके सामने यहाँ से नोट से सामने रख लेते हैं ताकि यहाँ से डिस्कशन हमारी आसान हो जाएगी। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट हमने डिस्कस की, प्लेसिंग एन ऑर्डर, कॉस्ट ऑफ इंस्पेक्शन, इनवर्ड डिलीवरी एक्सेट्रा। होल्डिंग कॉस्ट की हम बात कर रहे थे, इन्वेंट्री को अपने पास होल्ड करने की कॉस्ट। इसमें सबसे पहले होल्ड करना है तो यू विल नीड गोदाम। गोदाम वेयर हाउस होगा तो ही इन्वेंट्री होल्ड कर सकते हो, तो गोडाउन रेंट, गोडाउन में स्टोर कीपर रखना पड़ेगा, उसकी सैलरी, गोडाउन में बिजली का बिल आएगा। फिर बाज़ का कुछ आइटम्स होती हैं विच रिक्वायर स्पेशलाइज्ड स्टोरेज कंडीशन, कोई कोल्ड स्टोरेज में रखना पड़ता है चीज़ें, उसकी कॉस्ट। कुछ चीज़ें ज़रा हायर टेम्परेचर पर रखनी पड़ती हैं, उनकी कॉस्ट। सो स्टोरेज कॉस्ट, आप मटेरियल को खरीदते हो उसको अपने पास स्टोर रखने के लिए, ये कुछ होल्डिंग कॉस्ट की एग्जांपल्स हैं। देन अगर आप गोदाम में चीज़ें रखते हो तो गोदाम में चीज़ें रखना और उठा के प्रोडक्शन हॉल में ले जाना, चीज़ को वैन से गाड़ी से उतार के गोदाम में प्लेस करना और फिर दोबारा वहाँ से उठा के प्रोडक्शन हॉल में ले जाना, इट मे कॉज सम डैमेज टू द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट डैमेज भी होगी अगर गोदाम में चीज़ें रखोगे, ये भी होल्डिंग कॉस्ट का हिस्सा है। गोदाम में चीज़ें रखोगे तो फिर चीज़ें ऑब्सोलीट भी होंगी, कुछ चीज़ें पड़ी पड़ी एक्सपायर भी हो जाया करेंगी अगर प्रॉपर मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल नहीं है, तो ऑब्सोलिसेंस इज आल्सो होल्डिंग कॉस्ट। और फिर इसके अलावा एक और कॉस्ट का हम जिक्र कर सकते हैं यहाँ पे, दैट इज फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट क्या होती है? कारोबार में जो पैसा इस्तेमाल किया जाता है वो पैसा किसी इन्वेस्टर से हासिल किया जाता है, ठीक है। और हमें पता होना चाहिए इन्वेस्टर से पैसा हम चाहें तो डेट की सूरत में भी ले सकते हैं, चाहें तो इक्विटी की सूरत में भी, कैपिटल की सूरत में भी ले सकते हैं। हम इन्वेस्टर से पैसा जिस भी सूरत में लें, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी लेट्स अज्यूम पैसा हम डेट की सूरत में लेते हैं। अगर हम पैसा इन्वेस्टर से डेट की सूरत में लेते हैं तो पैसा हमने सप्लायर को पे करके मटेरियल खरीदा है ना, तो हमने मटेरियल खरीदने में पैसा उधार लिया फिर मटेरियल खरीदा है। इसका मतलब मटेरियल अपने पास गोदाम में रखने की वजह से हमें पैसे पे कॉस्ट भी पे करनी पड़ी है, कॉस्ट ऑफ फाइनेंस भी पे करनी पड़ी है। सो इन्वेंट्री होल्डिंग के साथ कॉस्ट ऑफ फाइनेंस भी आपको इनकर करनी पड़ती है। तो इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट का एक अहम कंपोनेंट कॉस्ट ऑफ फाइनेंस होता है।
स्टॉक इंश्योरेंस, दिस इज ऑल्सो होल्डिंग कॉस्ट, ये भी एक होल्डिंग कॉस्ट का हिस्सा है। कभी गोदाम में आपने स्टॉक रखने हैं तो अक्सर कंपनीज की पॉलिसी होती है कि गोदाम में स्टॉक हमेशा इंश्योर्ड ही होना चाहिए ताकि खुदा न खास्ता चोरी हो जाए, कोई हादसा हो जाए, उस केस में हमारे पैसे जो है हम इंश्योरेंस कंपनी से ले सकें। तो ये इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट की डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं। जी एनी क्वेश्चन? हमने कहा जी हमने इन्वेंट्री मैनेजमेंट में हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा कि भाई इन्वेंट्री रखना ज़रूरी है, तो हम किस तरह अपनी ज़रूरत के मुताबिक इन्वेंट्री रखते हुए इन्वेंट्री से रिलेटेड कॉस्ट को कम से कम कर सकें, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। इस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए हम सबसे पहले स्टेप में इन्वेंट्री रिलेटेड कॉस्ट को आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि इन्वेंट्री रिलेटेड कॉस्ट होती क्या क्या है जिनको हमने कम से कम रखना है। तो ये इन्वेंट्री रिलेटेड कॉस्ट में एक परचेज कॉस्ट है, एक रीऑर्डर कॉस्ट है, एक इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट है और आखिरी कॉस्ट स्टॉक आउट कॉस्ट है। स्टॉक आउट कॉस्ट से मुराद है कि अगर आपके पास इन्वेंट्री खत्म हो जाए, दिस इज व्हाट वी कॉल स्टॉक आउट, इन्वेंट्री का स्टॉक का खत्म हो जाना इज स्टॉक आउट सिचुएशन। और स्टॉक आउट कॉस्ट से मुराद है इन्वेंट्री के खत्म होने के नुकसानात। अगर आपके पास इन्वेंट्री खत्म हो जाए उसके नुकसानात क्या हैं? यू विल लूज कस्टमर, आपके पास फिनिश गुड नहीं है कस्टमर को दिखाने के लिए, तो कस्टमर आपके पास रुकेगा नहीं आपको ऑर्डर देने के लिए। आपके पास आपने कस्टमर से ऑर्डर ले लिया और उसको कहा मैं 5 दिन में ऑर्डर आपको प्रोडक्शन करके सप्लाई करूंगा, आपका रॉ मटेरियल खत्म हो गया, आप कमिटमेंट पूरी नहीं कर पाएंगे, लॉस ऑफ गुडविल, लॉस ऑफ कस्टमर, लॉस ऑफ प्रॉफिट, ये सारे स्टॉक आउट के नुकसानात हैं। इनको हम कॉस्ट ऑफ स्टॉक आउट कहते हैं। ये स्टॉक आउट कॉस्ट को हमने डिस्कस करना साथ यहाँ पे ज़रूरी क्यों है? क्योंकि एक जहन में बात आ सकती है कि इन्वेंट्री रिलेटेड कॉस्ट को कम से कम करना है, तो भाई इन्वेंट्री रखो ही, कम से कम रखो ही ना। ये भी एक जहन में बात आ सकती है ना कि इन्वेंट्री ना रखो, ना होगा बांस ना बजेगी बांसुरी, ना इन्वेंट्री होगी ना इन्वेंट्री कॉस्ट लगेगी। लेकिन साथ ही हमने इसको भी डिस्कस करना है, इन्वेंट्री नहीं होगी तो वो ऊपर तो होल्डिंग कॉस्ट तो नहीं लगेगी, स्टॉक आउट कॉस्ट लग जाएगी ना। तो हमने तो भाई तमाम कॉस्ट को नज़र में रखना है, क्योंकि हम बिजनेस भी हमने चलाना है, कारोबार भी चलाना है, और कारोबार को कामयाबी से चलाते हुए कॉस्ट को कम से कम रखना है। क्योंकि स्टॉक को ना रखना शायद कारोबार बंद करने की तरफ जाने वाली बात है। कारोबार चलाना है तो स्टॉक रखना पड़ेगा, स्टॉक रखना चाहिए हमें। जी इन्वेंट्री होल्डिंग क्यों ज़रूरी है और इन्वेंट्री रिलेटेड कॉस्ट क्या क्या हैं जिनको हमें सालाना बेसिस पे कम से कम करने की कोशिश करनी है? जी कोई सवाल? अच्छा जी, हम इन चारों कॉस्ट को वन बाय वन डिस्कस करेंगे, लेकिन हम शुरू करते हैं सबसे पहले इन दो कॉस्ट से। इन दो कॉस्ट से हम अपनी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड होल्डिंग कॉस्ट। अच्छा, हमने कहा कि हमें इन कॉस्ट को मिनिमाइज करना सीखना है। तो कॉस्ट को मिनिमाइज करने के लिए ज़रूरी है कि पहले हम कॉस्ट को कैलकुलेट करना तो सीखें। हमने कहा जी हमने सालाना बेसिस पे इन कॉस्ट को मिनिमाइज करना है, सालाना बेसिस पे हमने रीऑर्डर कॉस्ट को मिनिमाइज करना है, सालाना बेसिस पे हमने इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट को मिनिमाइज करना है। तो भाई पहले हमें सालाना बेसिस पे कॉस्ट कैलकुलेट तो करना आए, कैलकुलेट करना आएगी तो ही हम उसको मिनिमाइज करने का तरीका देख पाएंगे ना। हमें पता तो लगे कि रीऑर्डर कॉस्ट, सालाना रीऑर्डर कॉस्ट कैलकुलेट कैसे की जाती है, सालाना होल्डिंग कॉस्ट कैलकुलेट कैसे की जाती है, फिर हम उसको मिनिमाइज करने के तरीका सोच सकते हैं और उस पर बात कर सकते हैं। तो जनाब, कैलकुलेटिंग एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड एनुअल होल्डिंग कॉस्ट, ये दो बेसिक से फार्मूलाज हैं। एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट कैलकुलेट करने का तरीका, नंबर ऑफ ऑर्डर्स इन अ ईयर इनटू कॉस्ट पर ऑर्डर। एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे कैलकुलेट की जाती है? नंबर ऑफ ऑर्डर्स इन अ ईयर इनटू कॉस्ट पर ऑर्डर। अब यहाँ पे आपने एक पॉइंट तवज्जो में आपकी दिला दूँ, जहाँ पे भी कोई कॉस्ट पर यूनिट या पर ऑर्डर दी जाती है विद द एक्सेप्शन ऑफ फिक्स कॉस्ट, विद द एक्सेप्शन ऑफ फिक्स कॉस्ट, कोई भी कॉस्ट पर यूनिट दी जाएगी वो वेरिएबल होती है। ठीक है, वो वेरिएबल होती है। तो एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट जो हम
कैलकुलेट कर सकते हैं नंबर ऑफ ऑर्डर्स इन अ ईयर इनटू वेरिएबल कॉस्ट पर ऑर्डर। ये हमें कहीं लिखा नज़र शायद ना आए, लेकिन दिस इज अंडरस्टूड। ये बेसिक एक गाइडलाइन है, मैंने बता दी। फिक्स्ड कॉस्ट के अलावा कोई भी कॉस्ट पर ऑर्डर आपको दी जाएगी तो वो वेरिएबल होती है। तो एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट इज नंबर ऑफ ऑर्डर्स इन अ ईयर इनटू कॉस्ट पर ऑर्डर, वेयर नंबर ऑफ ऑर्डर्स इन अ ईयर, साल में कितने ऑर्डर प्लेस करने हैं वो कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं, एनुअल डिमांड डिवाइड विद ऑर्डर साइज। तो आप एक प्रोडक्ट के साल में कितने ऑर्डर प्लेस करेंगे, ये नंबर ऑफ ऑर्डर्स इन अ ईयर कैलकुलेट करने का तरीका है। और साल में टोटल ऑर्डर प्लेस करने की सालाना कॉस्ट क्या होगी, ये उसका फार्मूला है। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं मुझे साल में प्रोडक्ट, अच्छा ये बात जरा ध्यान में रखिएगा, ये हम जो इन्वेंट्री रिलेटेड कॉस्ट को कम से कम करने की बात कर रहे हैं, ये हर आइटम ऑफ मटेरियल के लिए अलहदा डिस्कस की जाती है, हर आइटम ऑफ मटेरियल के लिए अलहदा। फॉर एग्जांपल आपके रॉ मटेरियल, हम फर्नीचर वर्कशॉप से बात शुरू हुए थे, आपके रॉ मटेरियल में ये लकड़ी है, तो लकड़ी के लिए एनुअल कॉस्ट कैसे कम से कम करनी है, ये अलहदा डिस्कशन है। आपके रॉ मटेरियल में ये कपड़ा है, कपड़े की एनुअल इन्वेंट्री रिलेटेड कॉस्ट कैसे कम से कम करनी है, ये अलहदा कैलकुलेशंस हैं, अलहदा इसके स्टेप्स होंगे। आपकी कैलकुलेशन में आपके रॉ मटेरियल में ये पाइप्स हैं, पाइप से रिलेटेड एनुअल कॉस्ट कैसे कम से कम करनी है, इसकी कहानी अलहदा देखी जाएगी। हर रॉ मटेरियल के लिए बात अलहदा की जाती है। हम एक रॉ मटेरियल की कॉस्ट को कम करना सीख लें, उसी तरीके से सारे रॉ मटेरियल की कॉस्ट कम की जा सकती है, ठीक है। तो हम ये एक रॉ मटेरियल की बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने कहा जी मुझे 10,000 यूनिट्स चाहिए रॉ मटेरियल के सालाना, और मेरा सप्लायर से कमिटमेंट है कि मैं उसको 2,000 यूनिट्स का ऑर्डर दिया करूंगा। इसका मतलब साल में मैं 5 ऑर्डर प्लेस करूंगा, और मेरी जो सप्लायर से डिस्कशन हुई है उसके मुताबिक मुझे सप्लायर से अपने पास ऑर्डर प्लेस करना और गुड्स अपने पास लाने में जो खर्चा आता है वो 5,000 पर ऑर्डर है। तो 5 ऑर्डर साल के और 5,000 खर्चा पर ऑर्डर आता है, इसका मतलब एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट 25,000। सो एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट कैलकुलेट करने का तरीका, नंबर ऑफ ऑर्डर्स इन अ ईयर कितने हैं और नंबर ऑफ ऑर्डर्स इन अ ईयर को मल्टीप्लाई कर दो कॉस्ट पर ऑर्डर से, और कॉस्ट पर ऑर्डर जो हम लेते हैं यहाँ पे वो वेरिएबल होती है। एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट इस फार्मूला में नंबर ऑफ ऑर्डर्स इन ईयर को जब कॉस्ट पर ऑर्डर से मल्टीप्लाई करना है तो कॉस्ट पर ऑर्डर इस फार्मूला में सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट पर ऑर्डर ली जाती है, क्योंकि कॉस्ट पर ऑर्डर मींस वेरिएबल। अच्छा जी, इसी तरह एनुअल होल्डिंग कॉस्ट, ये कैलकुलेशन अभी हम बार बार बहुत दफ़ा रिपीट करेंगे, फिर अब हम इंट्रोडक्टरी लेवल पे फार्मूला से पहले तारुफ ले लें। होल्डिंग कॉस्ट, एनुअल होल्डिंग कॉस्ट, किसी स्टॉक को अपने पास रखने का सालाना खर्चा क्या है। इट इज़ एवरेज इन्वेंट्री मल्टीप्लाइड विद कॉस्ट ऑफ होल्डिंग 1 यूनिट फॉर 1 ईयर। और एवरेज इन्वेंट्री कैसे ली जाती है, ऑर्डर साइज बाय 2। फॉर एग्जाम्पल इसी केस में जैसे ऊपर हमने डिस्कस किया, हमारा ऑर्डर साइज अगर 2000 है तो एवरेज स्टॉक 2000 बाय 2 1000 यूनिट्स समझा जाता है। ये 1000 यूनिट्स एवरेज स्टॉक साइज क्यों समझा जाता है, आप नॉर्मल अजम्पशन रहेगी, अगर यहाँ पे आपका ये टाइम है, एक्स एक्सिस पे आप टाइम प्लॉट करो और यहाँ पे आप वाई एक्सिस पे यूनिट्स इन हैंड प्लॉट करो, तो होता क्या है, कहानी आपकी चलती कैसे है कि आप यूनिट्स इस्तेमाल करना शुरू करते हो और जब यूनिट्स ख़त्म होते हैं तो उससे पहले नया ऑर्डर प्लेस हो जाता है और नया ऑर्डर डिलीवर हो जाता है। यहाँ पे आप फिर ऊपर चले जाते हो, फिर यूनिट्स इस्तेमाल होते जाते हैं, फिर ऑर्डर प्लेस होता है, फिर स्टॉक ख़त्म होता है तो साथ ही नया ऑर्डर आ जाता है, इस तरह चलता जाता है। इसका मतलब अगर आपका ऑर्डर साइज़ 2000 है तो आप 0 पे आते हो, तो नया ऑर्डर डिलीवर होता है, आप 2000 पे चले जाते हो, फिर आप 0 पे आते हो, नया ऑर्डर डिलीवर होता है, फिर आप 2000 पे चले जाते हो। ऐसे ही है जी, यूनिट्स इन हैंड। आपका स्टॉक जब ख़त्म होता है, आपका ऑर्डर साइज अगर 2000 है तो जैसे ऑर्डर स्टॉक ख़त्म हुआ, ऑर्डर डिलीवर हुआ, आपका स्टॉक 0 से 2000 पे चला गया।
फिर स्टॉक इस्तेमाल होते होते 0 पे पहुंचा, साथ ही नया ऑर्डर आ जाना चाहिए, फिर 2000 पे चले जाओगे आप, एंड सो ऑन। इसका मतलब आपका स्टॉक कभी 0 पे है, कभी 2000 पे है। एवरेज स्टॉक मतलब एवरेजली हमारा स्टॉक लेवल कहां पे रहा, तो उसके लिए तरीका जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग बताती है, ऑर्डर साइज बाय 2। हम कहते हैं जब हमारा स्टॉक 0 से 2000 के बीच में फिर रहा है, तो 0/0 और 2000 के बीच में जो वैल्यू है वो है 1000। आप ऑर्डर साइज बाय 2 पढ़ो या इसको 0 + 2000/2 पढ़ लो, एक ही बात है, ठीक है। ऑर्डर साइज बाय 2 पढ़ लो इसको, या 0 = 2000/2 कह लो, एक ही बात है। सिंपल टर्म में हम इसको ऑर्डर साइज बाय 2 याद। सो एवरेज स्टॉक से मुराद बाय 2। स्टॉक कभी 0 कभी 2000, ऑन एवरेज हम कह सकते हैं हमारा स्टॉक 1000 यूनिट्स पे रहा। पूरा साल हम कह सकते हैं हमारा स्टॉक 1000 यूनिट्स पे रहा। सो एवरेज इन्वेंट्री इनटू मल्टीप्लाइड विद कॉस्ट ऑफ होल्डिंग 1 यूनिट फॉर 1 ईयर। यहां पे भी होल्डिंग कॉस्ट फॉर 1 यूनिट फॉर 1 ईयर की बात की जा रही है। इसका मतलब ये भी वेरिएबल कॉस्ट की बात की जा रही है। होल्डिंग कॉस्ट में हमने अभी एक लॉन्ग लिस्ट ऑफ कॉस्ट डिस्कस की थी, जिसमें से एक गोडाउन रेंट भी था। अगर हम गोडाउन रेंट पे कर रहे हैं 50,000 रुपये महीना, तो क्या ये वेरिएबल है? दिस इज फिक्स्ड। तो इसका मतलब गोडाउन रेंट अगर 50,000 रुपये महीना पे हो रहा है, तो ये वेरिएबल होल्डिंग कॉस्ट नहीं है। हम इस कैलकुलेशन में सिर्फ वेरिएबल होल्डिंग कॉस्ट को लेते हैं। वेरिएबल होल्डिंग कॉस्ट वो है जो पर यूनिट हमें पड़ती है। एक यूनिट बढ़ने से कॉस्ट बढ़ जाती है, एक यूनिट कम होने से जो कॉस्ट कम हो जाती है वो वेरिएबल है। जैसे इंश्योरेंस कॉस्ट नॉर्मली आपके गोदाम में कितना स्टॉक पड़ा हुआ है उससे लिंक होती है। स्टॉक बढ़ेगा तो इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ जाएगी, स्टॉक कम होगा तो इंश्योरेंस कॉस्ट कम हो जाएगी, ठीक है। तो इंश्योरेंस स्टॉक की जो है वो भी होल्डिंग कॉस्ट है, बट वो वेरिएबल होल्डिंग कॉस्ट है। गोदाम का रेंट अगर 50,000 पर मंथ आप पे कर रहे हो, तो ये तो पर यूनिट नहीं है, ये तो वेरिएबल नहीं है, दिस इज फिक्स्ड होल्डिंग कॉस्ट। तो हम यहाँ पे एनुअल होल्डिंग कॉस्ट की जब कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो हम इसमें सिर्फ वेरिएबल होल्डिंग कॉस्ट को शामिल करते हैं। हम डिसीजन मेकिंग के रेफरेंस, एक पॉइंट जरा ध्यान में रखिएगा, हम डिसीजन मेकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कशन कर रहे हैं। हम यहाँ पे सीखने जा रहे हैं कि हम एनुअल इन्वेंट्री रिलेटेड कॉस्ट को कैसे कम से कम कर सकते हैं, और हम जिन कॉस्ट को कम करने का तरीका सीखेंगे वो सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट है। वेरिएबल ऑर्डरिंग कॉस्ट को कैसे कम से कम किया जा सकता है, वेरिएबल होल्डिंग कॉस्ट को कैसे कम से कम किया जा सकता है, और उसमें हमने पहले वेरिएबल ऑर्डरिंग और वेरिएबल होल्डिंग कॉस्ट सालाना बेसिस पे कैलकुलेट करने का तरीका सीखा है। जब हम तरीका सीख पाएंगे, उसी के बाद हम देख पाएंगे कि इसको मिनिमम कम करने के क्या मेथड हैं। जी, कोई सवाल? ये 2 बेसिक फार्मूलाज हैं, आपको याद रखने हैं। एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट कैलकुलेट करने का तरीका, एनुअल होल्डिंग कॉस्ट कैलकुलेट करने का तरीका। जी, ये फाइनेंस कॉस्ट भी वेरिएबल है, क्योंकि फाइनेंस कॉस्ट क्या होती है कि आपने किसी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए जो पैसे उधार लिए, तो 1 यूनिट को खरीदने के लिए 100 रुपया उधार लिया, तो 2 यूनिट के लिए 200 उधार लिए। 1 यूनिट खरीदा है तो 100 रुपये पे इंटरेस्ट दोगे, 2 यूनिट खरीदे हैं तो 200 रुपये पे इंटरेस्ट दोगे। तो फाइनेंस कॉस्ट जो होल्डिंग कॉस्ट में शामिल होती है वो भी वेरिएबल कॉस्ट होती है। जी, एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? हमने एनुअल इन्वेंट्री रिलेटेड कॉस्ट को कम से कम करना सीखना है, और हम अपनी डिस्कशन एनुअल ऑर्डरिंग और एनुअल होल्डिंग कॉस्ट से शुरू कर रहे हैं। एक बेसिक इलस्ट्रेशन हमारे पास है जी, इलस्ट्रेशन 1 पेज 156 की बॉटम पे आ रही है। पेज 156 की बॉटम पे एक इलस्ट्रेशन है जी हमारे पास। A company requires 10,000 units of material X per month.
The cost per order is 300 regardless of the size of the order. The holding costs are rupees 2.88 rupees per unit per annum. एक यूनिट को एक साल तक अपने पास रखने का खर्चा 2.88 है और एक ऑर्डर प्लेस करने का खर्चा 300 है। और जब भी मैंने बोला पर ऑर्डर या पर यूनिट दी जाए कॉस्ट तो वो वेरिएबल होगी और हमने यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट से डील करना ही सीखना है। इन्वेस्टिगेट द टोटल एनुअल कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग एंड होल्डिंग द मटीरियल इन द क्वांटिटीज ऑफ 4,000, 5,000 और 6,000 यूनिट्स एट वन टाइम। आप अगर व्हाट इज द चीपेस्ट ऑप्शन, आप अगर एनुअल ऑर्डरिंग आप इस पे ले जाए 4,000 यूनिट्स एट वन टाइम, 5,000 यूनिट्स एट वन टाइम, 6,000 यूनिट्स एट वन टाइम, ये उसने आपको डिफरेंट ऑर्डर साइज ऑप्शन दी हैं। ये डिफरेंट ऑर्डर साइज ऑप्शन हैं। अगर आप इन तीनों ऑर्डर साइज ऑप्शन को कंसिडर करें तो हमसे कहा गया है एनुअल कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग एंड होल्डिंग क्या रहेगी और इनमें चीपेस्ट ऑप्शन क्या है। हमें 3 ऑर्डर साइजेस की ऑप्शन दी गई हैं। 4,000 का ऑर्डर साइज फॉलो करें, 5,000 का ऑर्डर साइज फॉलो करें, 6,000 का ऑर्डर साइज फॉलो करें। इन 3 ऑर्डर साइजेस को अगर हम फॉलो करते हैं तो हमारी एनुअल कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग एंड होल्डिंग क्या रहती है, ये हमारी रिक्वायरमेंट है। इलस्ट्रेशन नंबर 1, तीन ऑर्डर साइजेस हम कंपेयर करने जा रहे हैं। 4,000 यूनिट्स, 5,000 यूनिट्स एंड 6,000 यूनिट्स। हमें कैलकुलेट करने को कहा गया है एनुअल कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग एंड होल्डिंग। फिर हमसे कहा गया चीपेस्ट ऑप्शन बताइए, मतलब हमें इन तीनों में से बेहतर ऑप्शन क्या लगती है, कंपनी के लिए बेहतर मफाद में क्या है। तो डेफिनेटली बेहतर मफाद की ऑप्शन हम पहले ये कॉस्ट कैलकुलेट कर लें, फिर हम बात करेंगे। हम वर्किंग 1 एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट के लिए करते हैं, वर्किंग 2 एनुअल होल्डिंग कॉस्ट के लिए करते हैं। फार्मूला है एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट के लिए, एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट के लिए नंबर ऑफ ऑर्डर्स इन अ ईयर इनटू कॉस्ट पर ऑर्डर। मैं इसको थोड़ा सा एक स्टेप फार्मूला को नीचे लेके जाता हूं जिससे हमारी वर्किंग थोड़ी कम हो जाएगी। नंबर ऑफ ऑर्डर्स इन ईयर का भी फार्मूला ले आता हूं मैं। एनुअल डिमांड डिवाइड विद ऑर्डर साइज मल्टीप्लाइड विद कॉस्ट पर ऑर्डर। ठीक है जी। तो ये हमारी एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट की कैलकुलेशन है। एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट की कैलकुलेशन नंबर ऑफ ऑर्डर्स इन अ ईयर होती है मल्टीप्लाइड विद कॉस्ट पर ऑर्डर, और नंबर ऑफ ऑर्डर्स इन अ ईयर कैलकुलेट करने का तरीका ये है। ये नंबर ऑफ ऑर्डर्स इन अ ईयर आ गए इनटू कॉस्ट पर ऑर्डर आ गए। तो हमें 3 ऑर्डर ऑप्शन दी गई हैं, तीनों के लिए हम ये कैलकुलेशन परफॉर्म करें। तो अगर हम ऑर्डर साइज 4,000 यूनिट्स को फॉलो करें, एनुअल डिमांड 10,000 मल्टीप्लाइड विद 12 डिवाइड विद ऑर्डर साइज इनटू कॉस्ट पर ऑर्डर। कितनी बनी सालाना कॉस्ट? इट इज ₹9,000। इसी तरह अगर ऑर्डर साइज हम 5,000 यूनिट्स का फॉलो करें तो इट विल बी 1,20,000 डिवाइड विद 5,000 इंटू 300, इट इज ₹7,200। और अगर हम ऑर्डर साइज 6,000 का फॉलो करें तो इट विल बी 120,000 डिवाइड विद 6,000 इंटू 300, इट इज ₹6,000।
So 9,000, 7,200 and 6,000. एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट हमारी क्या रहती है डिफरेंट ऑर्डर साइजेस के साथ? ये एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट की कैलकुलेशन हमने की 3 डिफरेंट ऑर्डर साइजेस के साथ। अच्छा, इसी अंदाज में अगर हम एनुअल होल्डिंग कॉस्ट की बात करें तो एनुअल होल्डिंग कॉस्ट के लिए हम वर्किंग 2 अगर बनाएं, एनुअल होल्डिंग कॉस्ट का फार्मूला हमने पढ़ा था एवरेज इन्वेंट्री मल्टीप्लाइड विद होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। और इसको मैं फर्दर सिंप्लीफाई करूं तो एवरेज इन्वेंट्री आती है ऑर्डर साइज डिवाइड विद 2 इनटू होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। ये हमारी एनुअल होल्डिंग कॉस्ट का फार्मूला है, ये बेसिक फार्मूला। और इसमें एवरेज इन्वेंट्री का फार्मूला फर्दर मैं इनकॉर्पोरेट अगर कर दूं, ये एवरेज इन्वेंट्री इसके मुताबिक हम कैलकुलेशन परफॉर्म करें। जब ऑर्डर साइज 4000 यूनिट्स का है तो एवरेज इन्वेंट्री 4000 बाई 2 इंटू 2.88 कितनी कॉस्ट? 5760। जब ऑर्डर साइज 5000 यूनिट्स पे है तो एवरेज इन्वेंट्री 5000 बाई 2 इंटू 2.88 7200। जब ऑर्डर साइज 6000 यूनिट्स पे आया तो एवरेज इन्वेंट्री 6000 बाई 2 इंटू 2.88 8640। लीजिए जी, होल्डिंग कॉस्ट 5760, 7200, 8640। एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे कैलकुलेट की जाती है, एनुअल होल्डिंग कॉस्ट कैसे कैलकुलेट की जाती है? फार्मूलाज आपके सामने हैं और उनकी एप्लीकेशन 3 डिफरेंट ऑर्डर साइजेस के लिए। एनी क्वेश्चन? अच्छा जी, हमने इंडिविजुअल अगर कॉस्ट को स्टडी करें, ऑर्डरिंग कॉस्ट का बिहेवियर क्या है? जैसे जैसे ऑर्डर साइज बढ़ रहा है कॉस्ट कम से कम होती जा रही है। वजह बड़ी सिंपल है, जितना ऑर्डर साइज, एक दफ़ा ऑर्डर करने का साइज आपका बड़ा हो जाएगा उतने सालाना ऑर्डर्स कम आपको प्लेस करने पड़ेंगे, क्योंकि आपने साल में तो 1,20,000 यूनिट्स ही खरीदने हैं ना। तो 1,20,000 आप 4,000 करके खरीदेंगे तो आपको साल के कितने ऑर्डर करने पड़ते हैं? 30। साल के आपको 30 ऑर्डर प्लेस करने पड़ेंगे। और यही आप ऑर्डर साइज जब 5,000 पे ले जाते हो 24 ऑर्डर करने पड़ेंगे। यही ऑर्डर साइज आप 6,000 पे ले जाते हो तो जैसे जैसे आप ऑर्डर साइज बढ़ाते हो नंबर ऑफ ऑर्डर्स इन अ ईयर कम होते जाते हैं।
नंबर ऑफ ऑर्डर्स कम होंगे तो सालाना ऑर्डरिंग कॉस्ट कम हो जाती है। तो हम देख रहे हैं ऑर्डर साइज बढ़ाने से नंबर ऑफ ऑर्डर्स कम होने की वजह से सालाना ऑर्डरिंग कॉस्ट कम होती है, लेकिन ऑर्डर साइज बढ़ाने से आपकी एवरेज इन्वेंट्री बढ़ती जाती है, और एवरेज इन्वेंट्री बढ़ने से आपकी होल्डिंग कॉस्ट बढ़ती जाती है। सो इसका मतलब अगर आपने ऑर्डरिंग कॉस्ट को कम से कम रखना है तो आपको ऑर्डर साइज ज्यादा से ज्यादा फॉलो करना चाहिए, और अगर आपने होल्डिंग कॉस्ट को कम कर रखना है तो आपको ऑर्डर साइज कम से कम फॉलो करना चाहिए। ये हम कहते हैं कॉन्ट्राडिक्शन आ गई ना, कि हम फिर कौन सा ऑर्डर साइज फॉलो करें। अब इसमें आ जाता है, क्या हमारा मकसद ऑर्डरिंग कॉस्ट को कम रखना है या हमारा मकसद होल्डिंग कॉस्ट को कम रखना है? हमारा मकसद क्या है? पहली स्लाइड ऑब्जेक्टिव में हमने पढ़ा था, हमारा मकसद है रॉ मटेरियल इन्वेंट्री रिलेटेड कॉस्ट को कम से कम रखना। जब कहा गया इन्वेंट्री रिलेटेड कॉस्ट तो इसका मतलब ऑल कॉस्ट, इसका मतलब ऑल कॉस्ट, तमाम कॉस्ट को कम से कम रखना। ऑल कह लो या टोटल कह लो, हमारा मकसद टोटल कॉस्ट को कम से कम रखना है। किसी एक कॉस्ट को हम कम रखते हैं तो दूसरी बढ़ जाती है, तो हमने तो भाई टोटल को कम से कम रखना है, तो उसके लिए फिर टोटल देख लो। यहां पे टोटल क्या है? 14760। यहां पे टोटल क्या है? 14400। इधर 14640। इसका मतलब वी शुड फॉलो 5000 का ऑर्डर साइज। अगर हम 5000 का ऑर्डर साइज फॉलो करते हैं तो हमारी इन दो हेड्स की टोटल सालाना कॉस्ट मिनिमाइज हो जाती है। ऑर्डर साइज हमने कहा हमें इन्वेंट्री रिलेटेड कॉस्ट को मिनिमाइज करना है, जिनमें से दो कॉस्ट को भी हम डिस्कस कर रहे हैं, एक ऑर्डरिंग और एक होल्डिंग। हमने इस इलस्ट्रेशन में जो चीज देखी है कि ऑर्डर साइज का ताल्लुक ऑर्डरिंग और होल्डिंग कॉस्ट से है। ऑर्डर साइज, आप अपने सप्लायर को एक ऑर्डर कितने यूनिट्स का देंगे? जब हमारे पास इन्वेंट्री खत्म होने वाली होती है तो हमें सप्लायर को ऑर्डर प्लेस करना है ना। इन्वेंट्री खत्म होने वाली है तो हमें सप्लायर को ऑर्डर देना है। वो ऑर्डर कितने यूनिट्स का होना चाहिए, उस पर डिपेंडेंट है ये दोनों कॉस्ट। यही चीज हमने इस एग्जांपल से ऑब्जर्व की, और इस एग्जांपल से हम देख रहे हैं कि ये दोनों कॉस्ट का बिहेवियर बिल्कुल इनवर्स है। जैसे जैसे ऑर्डर साइज बढ़ाते हो ऑर्डरिंग कॉस्ट सालाना जो है कम होती जाती है, लेकिन जैसे जैसे ऑर्डर साइज बढ़ाते हो सालाना होल्डिंग कॉस्ट बढ़ती जाती है। हमने किसी एक कॉस्ट को नहीं देखना, हमने तो फिर टोटल को देखना है। तो हम टोटल को देखने के लिए इस रो में आते हैं, तो हमने देखा टोटल कॉस्ट तो यहाँ पे कम से कम आ रही है, इस ऑप्शन पे कम से कम है। इसका मतलब दिस इज द बेस्ट ऑप्शन, दिस इज द चीपेस्ट ऑप्शन। हमसे पूछा गया था ना सालाना कॉस्ट कैलकुलेट कीजिए और बताइए चीपेस्ट ऑप्शन कौन सी है। दिस इज द चीपेस्ट ऑप्शन। 5000 का ऑर्डर, मतलब जब भी हमने सप्लायर को ऑर्डर प्लेस करना है हमें 5000 यूनिट्स का ऑर्डर प्लेस करना चाहिए। अगर हम 5000 यूनिट्स का ऑर्डर प्लेस किया करेंगे तो इन दो हेड्स की सालाना कॉस्ट हमारी कम से कम रहेगी। इन्वेंट्री रिलेटेड कॉस्ट जो चार हैं, उन चार को हमें सालाना बेसिस पे कम से कम करने की कोशिश करनी है। हमने अभी सिर्फ दो कॉस्ट से डिस्कशन स्टार्ट की है, इन्वेंट्री ऑर्डरिंग एंड होल्डिंग। पहले हमने कैलकुलेट करना सीखा सालाना होल्डिंग और सालाना ऑर्डरिंग कॉस्ट कैलकुलेट कैसे की जाती है, और इस एग्जाम्पल में हमने देखा अगर हम इन दोनों कॉस्ट को मिनिमाइज करना चाहते हैं तो हमें 5000 यूनिट्स के ऑर्डर साइज को फॉलो करना है, क्योंकि ऑर्डर साइज का ताल्लुक इन दोनों कॉस्ट से है। हमें ऑर्डर साइज ध्यान से चूज करना चाहिए, हमें ऐसा ऑर्डर साइज चुनना चाहिए जिस पे इन दोनों कॉस्ट का टोटल कम से कम हो जाए। बाकी भी कॉस्ट को हम डिस्कस करेंगे जो बाकी दो हैं, लेकिन वी आर स्टार्टिंग विद दीज टू कॉस्ट फर्स्ट। जी कोई सवाल? अच्छा, इस ऑर्डर साइज को हम कहते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी।
इस ऑर्डर साइज को कहा जाता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर की हमसे पूछे कोई डेफिनेशन क्या है, तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज एन ऑर्डर साइज एट विच सम ऑफ दीज टू कॉस्ट इज मिनिमाइज। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी is a reorder size that ensures that sum of annual cost of ordering and holding is minimized। ये है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की डेफिनेशन। और इसके मुताबिक हम इस 5000 ऑर्डर साइज को इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी या EOQ भी कह सकते हैं। इसको एब्रीवेट हम EOQ से करते हैं। ऐसा ऑर्डर साइज जो अगर हम फॉलो करेंगे तो सालाना ऑर्डरिंग और सालाना होल्डिंग कॉस्ट का सम मिनिमाइज हो जाएगा। हमें टोटल इन्वेंटरी रिलेटेड कॉस्ट को मिनिमाइज करना सीखना है, किसी एक कॉस्ट को फोकस नहीं करना। किसी एक कॉस्ट को फोकस करना हो तो ये बिहेवियर देखिए, ये बिहेवियर आपको बता रहा है कि जैसे जैसे साइज ऑफ ऑर्डर आप बढ़ाते जाएंगे, ये साइज ऑफ ऑर्डर है एक्स एक्सिस पे, 1000, 2000, 3000, आपकी एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट कम होती जाती है। यही बिहेवियर पढ़ा ना हमने। और जैसे जैसे आप ऑर्डर साइज बढ़ाते हैं वैसे वैसे आपकी एनुअल होल्डिंग कॉस्ट बढ़ती जाती है। ये एनुअल होल्डिंग कॉस्ट है, ये एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट है। तो हमने कहा जी हमें तो कम से कम करना है टोटल को, और ये टोटल कॉस्ट का बिहेवियर है। टोटल कॉस्ट इनिशियली कम होती है, एक मिनिमम लेवल को टच करती है और फिर बढ़ना शुरू हो जाती है। यही बिहेवियर हमें यहाँ नज़र आया कि जब हमने ऑर्डर साइज को 4000 से 5000 पे किया तो टोटल कॉस्ट कम हुई, और जब ऑर्डर साइज 5000 से 6000 पे किया ये फिर बढ़नी शुरू होगी। सो हमने यहाँ से जो चीज़ ऑब्जर्व की, हमें तो ऑर्डर साइज बेस्ट वही है जहाँ पे टोटल कॉस्ट कम से कम होती है। और इसके लिए एक और गाइडलाइन आपको जहाँ पे जो आप देख सकते हो, जो नज़र आएगी आपको, कि जहाँ पे आपकी टोटल कॉस्ट कम से कम है वहाँ पे एनुअल ऑर्डरिंग और होल्डिंग कॉस्ट बराबर आते हैं। जहाँ पे टोटल कॉस्ट कम से कम है वहाँ पे एनुअल ऑर्डरिंग एंड होल्डिंग कॉस्ट बराबर आते हैं। और ये आपका EOQ है। दिस इज़ योर EOQ। ग्राफिकली अगर EOQ देखने हैं तो ऑर्डर साइज, ऐसा ऑर्डर साइज जहाँ पे टोटल ऑफ सम ऑफ दीज टू कॉस्ट इज मिनिमम, और जहाँ पे इन दोनों का सम मिनिमम है वो लेवल ऐसा होता है जहाँ पे इंडिविजुअल दोनों का सम आपस में बराबर होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एट EOQ ये दोनों आपस में सालाना बराबर है। इससे इधर चलें तो ऑर्डरिंग कॉस्ट और कम होगी, होल्डिंग बढ़ गई। इससे इधर चलें तो ऑर्डरिंग कॉस्ट ऊपर है, होल्डिंग कॉस्ट नीचे है। लेकिन यहाँ पे एट EOQ ये दोनों बराबर हैं। ये तो हमेशा होगा। फिर हमेशा आ गया। इधर भी मेरा जवाब है नहीं। तू हमेशा की तलाश में रहेगा, तुझे मिलना नहीं हमेशा। हमेशा की सिर्फ जन्नत में जाके ही मिलेगी इंशाअल्लाह। इसके अलावा कोई चीज़ हमेशा नहीं है, याद रखो जी। ले जिसने हमेशा कहा तो साथ ही मैं यहाँ पे एक स्टेरिक लगा देता हूँ। हमेशा नहीं होगा, कब यहाँ नहीं होंगी बराबर उस पर बात हम करेंगे थोड़ा आगे चल के, अभी नहीं। बट ये हमेशा बराबर नहीं रहती। बट फिलहाल फॉर द टाइम बीइंग ऐसा ही है कि एट EOQ एनुअल ऑर्डरिंग और एनुअल होल्डिंग कॉस्ट बराबर है, एक्सेप्ट वन सिचुएशन विच वी विल डिस्कस लेटर, जो हम आगे चल के बात करेंगे जी। एनी क्वेश्चन? ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या है, एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे कैलकुलेट की जाती है, होल्डिंग कॉस्ट क्या है, एनुअल होल्डिंग कॉस्ट कैसे कैलकुलेट की जाती है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की डेफिनेशन, और 5000 का जो ऑर्डर साइज वहां पे नजर आ रहा है वो हमारा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है। ऐसा ऑर्डर साइज जिस पे सम, एनुअल सम ऑफ ऑर्डरिंग एंड होल्डिंग मिनिमाइज हो जाए उसको हम EOQ कहते हैं। वो हमें वहाँ पे हमने कैलकुलेट किया। EOQ के लिए हमारे पास एक फार्मूला भी अवेलेबल है जी। ये एक बेसिक सा फार्मूला है EOQ का।
CO इंटू डी ओवर CH होल स्क्वायर रूट। इस फार्मूला में CO में आप लेते हैं वेरिएबल कॉस्ट पर ऑर्डर, डी आप लेते हैं एनुअल क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल टू बी परचेज फ्रॉम सप्लायर। यहां पे शायद सप्लायर का वर्ड नहीं लिखा बट इट इज अंडरस्टूड परचेज फ्रॉम सप्लायर ही होता है। डी एनुअल क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल टू बी परचेज फ्रॉम सप्लायर, और CH इज वेरिएबल कॉस्ट ऑफ होल्डिंग 1 यूनिट इन्वेंट्री फॉर 1 ईयर। अब हम इसी सवाल का जो 5000 EOQ है ना, हम इस फार्मूले में आप देख सकते हैं, एक फार्मूला से हम ये EOQ डिटरमिन कर सकते हैं। इस हमें बताया गया था इलस्ट्रेशन 1 में CO 300 पर ऑर्डर है, एनुअल डिमांड 1,20,000 है, CH 2.88 पर यूनिट पर एनम है, EOQ 5000। इस फार्मूला की मदद से भी कैलकुलेट किया जा सकता है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की डेफिनेशन, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की कैलकुलेशन थ्रू फार्मूला। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज री ऑर्डर साइज, सप्लायर को कितने यूनिट्स का ऑर्डर दिया जाए एक दफा में कि सालाना कॉस्ट हमारी जो है ऑर्डरिंग प्लस होल्डिंग की मद में मिनिमाइज हो जाए। ऐसा ऑर्डर साइज विच विल इंश्योर that total of annual ordering and holding cost is minimized on an annual basis, that is economic order quantity. Economic order quantity we will be calculating in future with the help of this formula. ये illustration मैंने आपको सिर्फ इन calculations की understanding के लिए आपसे शेयर की। एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट की कैलकुलेशन, एनुअल होल्डिंग कॉस्ट की कैलकुलेशन को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए मैंने ये एग्जांपल आपसे शेयर की। EOQ की डेफिनेशन यहां से जरूर बताई, बट EOQ की कैलकुलेशन हमेशा इस फार्मूला की मदद से ही की जाएगी। जी बेटा, EOQ का पॉइंट नंबर 3, इस कौन सा पॉइंट नंबर 3 बेटा? किधर की बात कर रहे भाई? अच्छा जी, जी आपके साथी को ये रीडिंग करते हुए इनको कोई इसकी एक्सप्लेनेशन चाहिए। हम EOQ की इंटरप्रिटेशन में अगर जाते हैं, इट इज़ अ रीऑर्डर साइज दैट इंश्योर द सम ऑफ एनुअल कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग एंड होल्डिंग कॉस्ट इज मिनिमाइज। ये बात हमारी हो गई है, और ये आगे बिहेवियर की बात हो रही है। एज ऑर्डर साइज इंक्रीजेज एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट डिक्रीजेज ड्यू टू डिक्रीज इन नंबर ऑफ ऑर्डर्स, बट विद द इंक्रीज इन ऑर्डर साइज एवरेज इन्वेंट्री विल इंक्रीज, दस एनुअल होल्डिंग कॉस्ट विल राइज। EOQ strikes a balance by finding an optimum order size। मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट ऑर्डर साइज बढ़ने से गिरती जा रही है, होल्डिंग कॉस्ट ऑर्डर साइज बढ़ने से बढ़ती जा रही है। अब हमने कहा भी हमें किसी एक कॉस्ट को तो कम नहीं करना ना, हमें तो टोटल कॉस्ट को कम करना है। तो EOQ ये बैलेंस लेके आता है बीच में। EOQ क्या करता है? ऑप्टिमम ऑर्डर साइज, ऑप्टिमम से मुराद लिया जाता है बेस्ट, ऑप्टिमम से मुराद होता है बेस्ट ऑर्डर साइज। इन द अबव इलस्ट्रेशन ऑर्डर साइज ऑफ 5000 कैन बी टर्म्ड एज EOQ। EOQ बैलेंस करता है, वो हमें बताता है कि भाई किसी एक कॉस्ट को कम नहीं करना। बैलेंस क्या है? आप EOQ को फॉलो करो जिससे दोनों कॉस्ट का सम मिनिमाइज हो जाता है। एट EOQ annual holding ordering costs are equal। I remind you again there will be an exception coming soon। शायद कल ही आ जाए एक्सेप्शन यहाँ पे, या परसों आ जाए, जल्दी आ जाएगी एक्सेप्शन यहाँ पे, बट देर विल बी एन एक्सेप्शन हियर। जी जनाब, कोई सवाल? हमने EOQ क्या है उस पर बात की। अच्छा जी, अब थोड़ी सी एक्टिविटीज़ मज़ीद हैं। इलस्ट्रेशन 2 एंड 4 ये हमारी क्लासरूम एक्टिविटी है। इलस्ट्रेशन 2, मंथली डिमांड
for a product is 5,000 units. The purchase price is rupees 100 per unit and the company's cost of finance is 10% per annum. Warehouse storage cost per unit per annum is 20. The supplier charges rupees 2,000 per order for the delivery. Calculate EOQ, annual cost of inventory management. Annual cost of inventory management से मुराद होल्डिंग प्लस ऑर्डरिंग, इन दोनों का सम. तो हमें कहा गया EOQ निकालो और एनुअल होल्डिंग और एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट का टोटल बताइए क्या है. अच्छा जी, EOQ की कैलकुलेशन की तरफ चलते हैं हम इस इलस्ट्रेशन 2 के मुताबिक. तो सबसे पहले हमें EOQ का फार्मूला अपने सामने रखना है. इलस्ट्रेशन नंबर 2, EOQ की कैलकुलेशन 2COD over CH. अच्छा जी, इस फार्मूला के मुताबिक अब हम 1 बाय 1 फिगर्स ढूंढ के लाते हैं. CO तो रेडीली अवेलेबल है, कॉस्ट पर ऑर्डर रेडीली अवेलेबल है, कितनी जी? 2000 पर ऑर्डर. डी मैं वर्किंग से आपके सामने लाता जाऊंगा और CH वर्किंग 2. वर्किंग 1 में D इज एनुअल डिमांड, हमें 5000 पर यूनिट मंथली डिमांड दी गई है. 5000 इंटू 12, दिस इज एनुअल डिमांड. हमें साल में एक प्रोडक्ट की डिमांड ज़रूरत कितनी है, हमें सप्लायर से हमें कितने यूनिट्स खरीदने हैं? 60,000 यूनिट्स हमें साल में ख़रीदने हैं. ये आपने कैच ध्यान में रखना है. एग्जामिनर कभी आपको एनुअल डिमांड बताएगा, कभी मंथली बताएगा, कभी क्वार्टरली बताएगा. आपको पता होना चाहिए EOQ फार्मूला में D इज एनुअल डिमांड. अच्छा जी, अब एनुअल डिमांड भी आ गई 60,000. अब आ जाइए CH पे. CH में आपको, अगर आपने होल्डिंग कॉस्ट के डिफरेंट कंपोनेंट्स पढ़े हैं तो उनमें से 2 कंपोनेंट्स का यहां पे जिक्र किया गया है. एक वेयर हाउस स्टोरेज और एक कंपनीज कॉस्ट ऑफ फाइनेंस. तो हमारे केस में यहां पे जो CH जो होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट होती है, दैट विल बी वेयर हाउस स्टोरेज कॉस्ट पर यूनिट प्लस फाइनेंस कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, बल्कि इसके साथ भी डाल दीजिए पर एनम. होल्डिंग कॉस्ट के हमें यहां पे 2 कंपोनेंट्स बताए गए हैं, एक वेयर हाउस स्टोरेज कॉस्ट और एक फाइनेंस कॉस्ट. वेयर हाउस स्टोरेज कॉस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन इज वेरी क्लियर. एक यूनिट को 1 साल तक वेयर हाउस में रखने का खर्चा 20 है. फाइनेंस कॉस्ट के बारे में क्वेश्चन में हमें थोड़ी सी कैलकुलेशन परफॉर्म करनी पड़ेगी. एक यूनिट को 1 साल तक गोदाम में रखने की वजह से हमें कितनी फाइनेंस कॉस्ट पे करनी पड़ेगी. फाइनेंस कॉस्ट की कैलकुलेशन इज वेरी सिंपल. इट इज कैलकुलेटेड एज परचेज प्राइस पर यूनिट मल्टीप्लाइड विद फाइनेंस कॉस्ट पर एनम परसेंटेज में. तो हमारे केस में परचेज प्राइस है 100 और फाइनेंस कॉस्ट है 10%. तो 20 रुपीज़ हमारी स्टोरेज कॉस्ट है, 10 रुपये हमारी फाइनेंस कॉस्ट है, टोटल होल्डिंग कॉस्ट 30 रुपये. एक यूनिट को 1 साल तक अपने पास रखना है तो एक यूनिट रखने के लिए आपको 100 रुपये इन्वेस्टर से लेने पड़ेंगे, तभी एक यूनिट खरीद पाओगे ना. एक यूनिट 100 रुपये का आता है. एक यूनिट अपने गोदाम में रखने के लिए इन्वेस्टर से 100 रुपये आपको उधार लेने पड़ेंगे. एक यूनिट को 1 साल तक गोदाम में रखोगे तो इन्वेस्टर को 1 साल का इंटरेस्ट देना पड़ेगा 100 रुपये पे.
तो 100 रुपये पे 10% के हिसाब से इंटरेस्ट, 1 साल का 10 रुपये बना। तो 1 यूनिट को 1 साल तक होल्ड की कॉस्ट स्टोरेज प्लस फाइनेंस 30 रुपये। CH इज 30। तो बताइए EOQ क्या बना यहां से? 28 यूनिट्स। यूनिट्स हैं, डेसिमल नहीं लगते, राउंड ऑफ होंगे, सिंपली राउंडिंग ऑफ प्रिंसिपल विल अप्लाई। यूनिट्स डेसिमल्स में, फ्रैक्शंस में नहीं रिपोर्ट किए जाएंगे। 2828 यूनिट्स, दिस इज योर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। जी कोई सवाल? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी EOQ फार्मूला की मदद से हमने इसको डिटरमिन किया। ये इस क्वेश्चन का पार्ट 1 हमने सॉल्व कर लिया, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। पार्ट 2 एनुअल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट हमारा रहता है। Annual cost of ordering, annual demand by 2 into CO, annual holding cost will be इस केस में EOQ जो कि ऑर्डर साइज है by 2 into CH। Putting in the values, एनुअल डिमांड D 60,000, ये क्या कर दिया मैंने? ऑर्डर साइज EOQ, ऑर्डर साइज हमारा EOQ हो चुका है ना, अब इसे ऑर्डर साइज किया मैं EOQ यूज कर रहा हूं। तो 60,000 बटा 2828 इंटू CO 2000। तो बताइए जनाब एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या बनी यहां से? 42432 और यहाँ पे ऑर्डर साइज हमारा EOQ है 2828 बाय 2 इंटू CH हमने निकाला था 30 रुपये। 42420 सम कीजिए 84852। एनुअल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट, एनुअल ऑर्डरिंग प्लस एनुअल होल्डिंग कॉस्ट का सम। यहां पे भी इन दोनों का सम बराबर नहीं है, पर इसको हम ये नहीं कहेंगे ये बराबर नहीं है, ये राउंडिंग ऑफ डिफरेंस है, क्योंकि हमने EOQ की कैलकुलेशन में कहीं राउंडिंग ऑफ थोड़ी सी 2828 पे परफॉर्म की थी। उस राउंडिंग ऑफ की वजह से हमें यहाँ पे लग रहा है जैसे एनुअल ऑर्डरिंग और एनुअल होल्डिंग कॉस्ट बराबर नहीं आ रहे। दैट इज जस्ट द राउंडिंग ऑफ डिफरेंस, बट अदरवाइज EOQ पे ये दोनों कॉस्ट सालाना बेसिस पे बराबर रहती हैं। एक्सेप्शन की बात अभी मैंने करनी है, आई विल टॉक अबाउट दैट लेटर इन अ डे और टू। जी इलस्ट्रेशन 2 में हमें कहा गया था EOQ कैलकुलेट कीजिए और एनुअल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट कैलकुलेट कीजिए। परचेज प्राइस हमने जब बात शुरू की वहाँ पे मैंने यही आपको बताया कि इन्वेंट्री रिलेटेड कॉस्ट की जब हम बात करते हैं उसमें 4 कॉस्ट आती हैं, बट अभी हमारी डिस्कशन सिर्फ 2 कॉस्ट पे है। तीसरी चौथी कॉस्ट हम आहिस्ता आहिस्ता ऐड करेंगे, शायद हम कल तीसरी कॉस्ट पे बात करेंगे, परचेज कॉस्ट पे हम कल बात करना शुरू करेंगे। जी अभी हमने सिर्फ 2 कॉस्ट पे बात की है, ऑर्डरिंग एंड होल्डिंग, और हमने इसके 2 एस्पेक्ट डिस्कस किए हैं। एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे कैलकुलेट की जाती है, एनुअल होल्डिंग कॉस्ट कैसे कैलकुलेट की जाती है, और इन दोनों के सम को मिनिमाइज करने का तरीका फॉलो EOQ एंड हाउ टू कैलकुलेट EOQ। आज का स्कोप, आज की डिस्कशन हमारी यहां तक ही महदूद रही है।
कि एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे कैलकुलेट की जाती है, एनुअल होल्डिंग कॉस्ट कैसे कैलकुलेट की जाती है, और एनुअल ऑर्डरिंग प्लस होल्डिंग के सम को मिनिमाइज करने के लिए ईओक्यू फॉलो करने हैं। ईओक्यू कैसे कैलकुलेट किया जाता है। इन दो डिस्कशन की, दो कॉस्ट की रिवीजन हमारी आने वाले दिनों में चलती रहेगी, लेकिन साथ साथ रिवीजन के साथ हम तीसरी कॉस्ट, कल हम परचेज कॉस्ट को भी ऐड करेंगे। इनकी डिस्कशन को साथ लेकर चलते रहेंगे। साथ तीसरी कॉस्ट भी हमारी ऐड हो जाएगी, परचेज कॉस्ट भी ऐड हो जाएगी। फिर हम तीन कॉस्ट को मिनिमाइज करने की बात कल कर रहे होंगे। फिर आहिस्ता आहिस्ता एक दो दिन बाद हम चौथी कॉस्ट भी ऐड कर लेंगे, स्टॉक आउट कॉस्ट, उस पर भी बात शुरू करेंगे। आज के इतना ही, बाकी इंशाअल्लाह कल हम डिस्कशन कैरी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।